नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। तो जैसा मैंने अभी पोस्ट भी किया था कि कुछ तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, खांसी, कफ, उस चक्कर में बोलना बड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे जैसे ही कोल्ड होती है गले में प्रॉब्लम हो जाती है और 2 सेंटेंस भी बोलूँगा तो उसके बाद इमीडिएटली काफ़ी खांसी आने लगती है। तो इसलिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए कुछ गैप हो गया। लेकिन जो कुछ भी होता हुआ, घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अगर आप मुझसे जुड़े रहे हैं तो हम लोग इसको काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये होगा। तो हम लोग नॉर्मली आगे के इवेंट्स पे ज़्यादा बात करते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और नॉर्मली वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। तो उसी घटनाक्रम में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ समय पहले एक डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान की डिसमेंटलिंग जो है, उसका एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को तोड़ने का, एक डिसमेंबर करने का, ख़त्म करने का एक प्रोग्राम शुरू है। ये क्यों है? तो वो उसका भी बड़ा लॉजिकल सा रीज़न है कि भारत को जब ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने अपना जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव था, दुनिया के ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है, ट्रेड पे, कॉमर्स पे, डिफेंस और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स से, उस हिसाब से उन्होंने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये देखा कि भारत में नेहरू पावर में रहेंगे और इनका रुझान जो है वो रशिया की तरफ या कम्युनिज्म की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इंग्लैंड को ये डाउट था कि ये रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएँगे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक डिसाइड हुआ था कि भाई रशिया और इधर वेस्टर्न कंट्रीज़, ये 2 ब्लॉक्स बन के चलेंगे। तो ऐसे में रशिया उनका अगेंस्ट में उनका एंटी ब्लॉक था, तो उसको रोकने के लिहाज से उनको एक बफर चाहिए था, और बफर के हिसाब से उन्होंने भारत का बंटवारा किया, पार्टीशन किया, पाकिस्तान नाम का एक फर्जी, एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट किया, और उसको कुछ इस तरीके से किया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, भारत के दोनों साइड में एक एक हिस्सा बना के रख दिया, ताकि भारत को कहीं से भी एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लिंकेज ना मिल पाए। अगर इंडिया कुछ वैसा करने की कोशिश भी करता है तो वेस्टर्न पावर्स के पास इंडिया के दोनों साइड में एक एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम का रखा रहेगा, जहां की वो मिलिट्री बेस वगैरह बना करके रशिया या चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पाएंगे। चाइना हालांकि उस समय कम्युनिस्ट, मतलब उस लेवल का पावर या फोर्स नहीं था कि जिसको लेकर के ये लोग कंसर्न हो, बट रशिया वाज पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम, 1947। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोस्टली जो लड़ाई लड़ी थी वो रशिया ने लड़ी थी। वो लड़ाई जीती भी एक तरीके से रशिया ने थी, और सबसे ज़्यादा जानें भी रशियंस की ही गई थी उस लड़ाई में। तो पाकिस्तान को इस हिसाब से क्रिएट किया गया था। और इसके बाद रशिया अफ़गानिस्तान आया। अफ़गानिस्तान में रशिया के एंट्री के कारण अगेन ये लोग पैनिक में आए, वेस्टर्न कंट्रीज़, कि ये आज अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस बना लिया है तो कल पाकिस्तान में बना लेगा, और सी तक उसकी एक्सेस हो जाएगी तो पूरा मिडिल ईस्ट और सारी चीज़ों पे रशिया डोमिनेट करने लगेगा, वो उस पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर अमेरिका ने एक पूरा वॉर ऑन टेरर और टेररिज्म, और वो पूरा तालिबान और मुजाहिदीन और वो पूरा प्रोसेस करके रशिया के साथ एक प्रॉक्सी वॉर 15-20 साल खींचा, और रशियन फोर्सेस गईं। उसके बाद अमेरिका ने एंट्री की, फिर तालिबान की गवर्नमेंट बनी, फिर तालिबान को हटा करके अमेरिका ने दूसरी गवर्नमेंट बनाई, फिर वो गवर्नमेंट गिरा के तालिबान अभी पावर में है। तो ये अफ़गानिस्तान में ये खेल चलता रहा। अब कुल मिलाकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हो गया है कि दे कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड अफेयर्स एनी मोर। अब वो बहुत ज़्यादा समय तक वर्ल्ड पे डोमिनेंस बना के नहीं रख सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ा उनका जो एक स्ट्रेंथ थी, जो उनका हथियार था, वो उनकी करेंसी थी, जो डॉलर। ठीक है, आज उस डॉलर के चक्कर में उनके ऊपर डेट इतना हाई हो चुका है कि अब उसको सस्टेन कर पाना मुश्किल हो रहा है।
दूसरा, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है या जो कुछ भी कह लें आप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इतना हाई हो चुका है, सब कुछ ऐसा हो चुका है कि अब वो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते हैं अपनी कंट्रीज़ में, क्योंकि वेजेस और सैलरीज इतनी हाई हो चुकी हैं कि वो अगर कुछ भी बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट दुनिया में कहीं और बनेगा उससे 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा होगी। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंडिया, चाइना या दूसरी कोई भी कंट्री आधे से भी कम रेट में बना करके इनकी मार्केट में डंप कर देगी। तो मैन्युफैक्चरिंग भी इनके लिए अब पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, वो या तो रुक चुकी है और या नेगेटिव जा रही है, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। तो इनके पास उसकी भी एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है, एवरेज एज बढ़ रही, मतलब रिटायर्ड और बुजुर्ग लोग जो हैं, उनकी संख्या इन कंट्रीज में तेजी से बढ़ती जा रही है और उनको मेडिकल और बाकी सारी केयर और फैसिलिटीज देना है। और जो बिजनेस और इकोनॉमी को रन करने के लिए यूथ चाहिए, युवा चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, ये पॉपुलेशन का ये जो गड़बड़ी हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जापान में हो रही है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फेसिंग दिस, उसके कारण हो क्या रहा है कि कंजम्पशन पे भी इनके मार पड़ रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि कंजम्पशन जो होता है, ये जो यंग पॉपुलेशन होती है उसका कंजम्पशन पैटर्न अलग होता है और थोड़ा हाई होता है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी फिर ज़रूरतें बहुत कम हो जाती हैं। वो घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो इसलिए वो कपड़े बहुत कम खरीदते हैं, है ना? वो इधर-उधर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उनको गाड़ी, घोड़ा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही वो अ, एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो 10 साल यूज़ करते रहें, क्योंकि उनको मोबाइल में उल्टा-सीधा गेम्स खेलना, ये करना, चैट करना, 50 फीचर्स यूज़ नहीं करने हैं मोबाइल के। सिंपल कॉल करनी है, रख देना है। तो उस कंडीशन में जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके कंज़म्पशंस बहुत हाई नहीं रह जाते हैं। उनको टीवी एक देखना है, वो 10 साल पुराना टीवी भी लगा हुआ है तो देख रहे हैं। यंग पॉपुलेशन होती है तो उनको, यार नया टीवी लेते हैं, स्मार्ट टीवी लेते हैं, बड़ा टीवी लेते हैं, दे कीप चेंजिंग। तो जैसे-जैसे यंग पॉपुलेशन कम होने लगती है, उस कंट्री की डिमांड या कंज़म्पशन कम होने लगता है और इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है। तो ये इस टाइप के कुछ बड़े बेसिक पैरामीटर्स पे वेस्ट जो है अब रियलाइज़ कर रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, उस लेवल पे सस्टेन भी नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से पहले का डेट इतना हाई हो चुका है, हम लोगों के ऊपर चढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इनका इकोनॉमिक मॉडल ही पूरा डेट बेस्ड था, कर्ज के ऊपर डिपेंड करता था। तो कर्ज लेते 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 जैसे आज अमेरिका का $35 ट्रिलियन के ऊपर का कर्जा हो चुका है, और आज अमेरिका को साल में $1 ट्रिलियन का तो ब्याज देना पड़ता है उस कर्ज के ऊपर। अब उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसे उनका जो डिफेंस बजट उनका $800 बिलियन का है, और उनके जो कर्ज का इंटरेस्ट रेट्स है वो $1 ट्रिलियन है। मतलब उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उनकी डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्रॉस कर चुकी है, उससे ऊपर जा चुकी है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अब इनको अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हो रहा है कि आप डिफेंस स्पेंडिंग कर्ज लेके कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ वाइबल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल। तो इनको अब वो करना पड़ेगा, और जैसे ही ये स्थिति आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि पूरा जो ट्रेड और बिजनेस है वो पलायन करने लगता है, बाहर निकलने लगता है उस कंट्री को छोड़ के। ये हालत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड के साथ हुई थी कि उनकी बहुत हेवी डिफेंस स्पेंडिंग हुई वॉर में। उस डिफेंस स्पेंडिंग को कवर करने के लिए उन्होंने बहुत हेवी डेट लिया, कर्जा लिया बाहर से, और जब वॉर ख़त्म होने लगा तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इस कर्जे के ऊपर हमको बहुत इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उस चक्कर में डिफेंस स्पेंडिंग कट करना शुरू किया, और वो माइनस होते 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 आज इंग्लैंड के पास नाम की सेना और मतलब नेवी बची है। मतलब उनकी शायद जो पूरी आर्मी की स्ट्रेंथ है, वो टोटल आज की डेट में इंग्लैंड के पास कुछ 50 या 60 हज़ार सोल्जर्स हैं। मतलब
आप समझिए कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य की, स्टेट की पुलिस फोर्स को अगर हम इकट्ठा कर देंगे, किसी एक स्टेट की, तो वो पुलिस फोर्स की संख्या इनकी पूरी सेना से ज़्यादा होगी। तो आज ये इतने छोटे हो गए हैं इंग्लैंड वाले। वो प्रॉब्लम वही थी कि डेट इनके ऊपर बहुत हाई हो गया। उस डेट को मैनेज करने के लिए डिफेंस स्पेंडिंग कम करना शुरू किया, और उस चक्कर में जो नंबर वन इकोनॉमी ये हुआ करते थे दुनिया की, जो पाउंड पूरे वर्ल्ड की ट्रेड करेंसी हुआ करता था, वो सारा शिफ्ट होके चला गया अमेरिका को। अब अमेरिका भी करीब करीब उसी हालत में पहुंच चुका है, और अभी भी कंटिन्यूअसली वो कहीं ना कहीं उसको एक गर्दन फंसी हुई है लड़ाइयों में और युद्ध में। यूक्रेन में उसको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा है, इसराइल का युद्ध चल रहा है उसमें उसको काफ़ी फंडिंग करनी पड़ रही है। उसके अलावा वो एक तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ भी एक उलझा हुआ वाली सिचुएशन में, यमन के साथ लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है। और इधर उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि चाइना के साथ भी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी एक सिचुएशन टेंस बनी हुई है। तो इस हालत में अमेरिका की भी हालत वही है कि वो उसको भी अब ये जो ग्लोबल करेंसी या ट्रेड करेंसी वाला एक स्टेटस है डॉलर का, वो गिव अप करना पड़ेगा। अब आते हैं कि इसका फिर रिप्लेसमेंट क्या होगा, कौन सी करेंसी वैसी बनेगी डॉलर टाइप की। तो इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि कोई भी एक कंट्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस स्टेटस को अपने दम पे ले सके। जैसे रिसोर्स या मिनरल रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेस बहुत हाई लेवल पे किसी कंट्री के पास होना चाहिए, पहली कंडीशन मान लीजिए। तो अमेरिका के पास अच्छे खासे मिनरल रिसोर्सेस थे। वैसे रिसोर्सेज की बात करें तो रशिया के पास है, ऑयल है, गैस है, कोल है, गोल्ड है, डायमंड्स हैं, हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं रशिया में। तो नेचुरल रिसोर्स के लिहाज से रशिया फिट होता है, लेकिन रशिया के पास ना पॉपुलेशन है और ना इकोनॉमी है उस स्केल की। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए। तो चाइना की बात करें तो उसके पास बहुत तगड़ा और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लेकिन बस मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। और तीसरी फिर एक बात आ जाती है कि ये दोनों हो, प्लस एक ट्रस्ट फैक्टर हो कि पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा कर सके, फेथ कर सके, आपके सिस्टम्स में एक ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि भाई अगर आपकी करेंसी वर्ल्ड करेंसी बन रही है तो एक भरोसा तो होना चाहिए लोगों को आपके ऊपर। तो रशिया और चाइना उस चीज़ में मार खाते हैं क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन उनके यहाँ से ट्रांसपेरेंटली निकलती नहीं है। जो उनकी गवर्नमेंट बोलती है आपको वही मानना पड़ता है। इंडिपेंडेंट मीडिया और एनालिसिस और रिसर्च इस टाइप की चीज़ों का कोई परमिशन नहीं है इन कंट्रीज में। इंडिया में वो सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो रिजर्व करेंसी स्टेटस या वर्ल्ड करेंसी स्टेटस लेने के लिए तीन दावेदार तो हैं, लेकिन तीनों के पास इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है। पूरी तरीके से कोई क्वालिफाइड नहीं होता है डॉलर को रिप्लेस करके एक वर्ल्ड करेंसी बनाने के लिए। ना इंडिया होता है, ना रशिया होता है, ना चाइना होता है। बट यहाँ पे एक सिचुएशन तो क्लियर है कि डॉलर को वर्ल्ड करेंसी से हटना है। अब क्योंकि ये एक फ्लक्स वाली सिचुएशन इस तरफ भी है कि जैसे पाकिस्तान में हाल हो गया है कि इलेक्शंस हो गया, सरकार कौन बनाएगा, तीन पार्टीज हैं, सीटें किसी के पास पूरी नहीं है। तो वैसी ही कुछ स्थिति ये करेंसी वाले गेम की, वॉर गेम की हो गई है कि भाई इसमें होना क्या है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक कॉम्प्रोमाइज टाइप का फॉर्मूला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 1-to-1 ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, जो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर रहा है। रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड कर रहा है, दुबई के साथ रूपी रियाल और उस टाइप का ट्रेड शुरू किया इंडिया ने कि 1-to-1 हम डायरेक्ट डील कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और बार्टर सिस्टम में वो बहुत कुछ सेटल हो जाएगा और बाकी का कुछ दूसरी चीज़ों में सेटल करेंगे, जैसे कि गोल्ड या इन सब चीज़ों में। तो एक फार्मूला वो है। दूसरा फार्मूला ये आ रहा है कि ब्रिक्स के अंदर
एक बास्केट बना दी जाए अलग अलग करेंसी की, उसमें अलग अलग करेंसी का वेटेज दे दिया जाए, और अलग अलग कमोडिटीज जो हैं, जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उससे उसको बैक कर दिया जाए हर कंट्री का वेटेज, और एक फॉर्मूला बना करके एक टोकन टाइप का बना दिया जाए कि ब्रिक्स का टोकन है। और जैसे इंडिया से किसी ने ट्रेड किया, इंडिया ने किसी से ऑयल खरीदा, इंडिया ने उन्हें रुपए दिए, वो रुपए ले जा करके ब्रिक्स बैंक में जमा करेंगे और अपना ब्रिक्स का टोकन ले लेंगे। वो टोकन किसी दूसरी कंट्री को दे देंगे, वो वापस आएगी, अगर उसको इंडिया से ट्रेड करना है, वो ब्रिक्स में वो टोकन जमा करेगी, रुपए लेगी और इंडिया से राइस खरीद लेगी। तो वो उस टाइप का कुछ फॉर्मूला वर्कआउट करने की कोशिश जारी है, वन टू वन ट्रेड की भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें फ्यूचर में अमेरिका और डॉलर की पोजीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही। अब क्या अमेरिकन इससे खुश हैं? तो ऑब्वियसली नहीं खुश होंगे। क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन थ्योरी और सारी चीज़ें कह रही हैं कि करना पड़ेगा। तो वो कोशिश क्या करेंगे? तो वो कोशिश ये करेंगे कि इसको डिले करो। अब डिले करने के लिए क्या होगा? तो इस पूरे सिस्टम को, इनके इनके सिस्टम को रिप्लेस करने का जो भी सिस्टम बनेगा, उसकी अगर आप की वो देखेंगे कि कौन है, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इंडिया, रशिया, चाइना है। चाइना को इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया है कोविड के बहाने से। चाइना के ऊपर एक अनसेड सैंक्शन लगा करके, और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के नाम पे सब कुछ करके उनके यहाँ के एक्सपोर्ट्स को रोक रख के, तो चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, रोक के रखा हुआ है, दबाव में है चाइना बहुत। रशिया को यूक्रेन वॉर में उलझा करके उसको कंट्रोल में किया हुआ है, वो भी अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि इनका प्रोजेक्शन था कि इकोनॉमिकली भी रशिया जो है वो कोलैप्स कर जाएगा या उसकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। वो चीज़ उल्टी हो गई। उल्टा मतलब रशिया आज की डेट में टेक्निकली उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होके निकली है, ज़्यादा उसके पास पैसा और लिक्विडिटी सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो दैट वे। बट उसके हिसाब से देखा जाए, डिफेंस के लिहाज से देखा जाए, तो वो अभी यूक्रेन के मामले में उलझा हुआ है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम इनको ये है कि इंडिया बड़ा स्टेबल चलता चला जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस कोई नहीं है। सरकार एक दो दो टर्म से, मतलब पिछले 10 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। तीसरा टर्म भी मोदी जी इजीली आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। तो ये अमेरिका को अनईजी करने वाली चीज़ है। तो इसलिए 2024 का इंडिया का जो इलेक्शन है, ये एक्चुअली आप देखेंगे तो ये सिर्फ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इलेक्शन एक्चुअली बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या क्राइसिस वाली स्थिति लेके आता है कि अगर इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट 362 या 370 इस फिगर पे बीजेपी अपनी सीट्स जीत के आ जाती है, तो ये समझिए कि ये एक तरीके से बहुत बुरी खबर होने वाली है बहुत से लोगों के लिए, जिसमें कि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, यूरोप की भी कई कंट्रीज़ हैं। इन सब के लिए एक बहुत डेवस्टेटिंग न्यूज़ होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि इंडिया का फिर जो एक इमरजेंस होगा वर्ल्ड स्टेज पे, वो एक बहुत डोमिनेंट फोर्स बन के उभरेगा। और अभी तक इंडिया बहुत स्मार्टली चल रहा है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इंडिया चाइना की एक लड़ाई शुरू हो जाए, वो इंडिया ने अवॉइड किया है, अभी तक नहीं किया है। पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर बना करके रखा हुआ है इंडिया ने, वहाँ पे भी एक छोटी सी लड़ाई भी इंडिया इनिशिएट नहीं कर रहा है। तो दैट वे देखा जाए तो इंडिया अपनी पोजीशन को बहुत गार्ड करके, संभाल करके निकल रहा है, क्योंकि इंडिया को ये मालूम है कि हमको अगले 5 साल ऐसे ही शांति से निकाल देने हैं, बिना किसी से उलझे या लड़ाई किए हुए, क्योंकि बाकी के लोग अपने आप गिर रहे हैं, अपने आप कोलैप्स कर रहे हैं। तो जब कोई खुद ही गिर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो उसके साथ हम गड्ढे में कूद क्यों जाएं? वो वाली एक बात होती है। कोई खुद ही डूब रहा है तो डूब जाने दो उसे।
आप उसको कुएं में कूद करके डुबो डुबो के मारने की कोशिश क्यों करोगे, है ना? तो चाइना का वही हाल है, पाकिस्तान का भी वही हाल है, यूरोप में भी कई कंट्रीज का वही हाल है, और अमेरिका का भी कुल मिला करके वैसा ही कुछ हाल है। अ, लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो अभी आज से 1 साल पहले जब हम लोग बोलते थे कि चाइना कोलैप्स करेगा, तो भी लोगों को हँसी आती थी कि कैसे कर सकता है इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी चाइना जाके देखो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, फैक्ट्रियों के साइज़ देखो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखो, उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखो, ये देखो, वो देखो। आज की डेट में आप जाकर के देखो चाइना का क्या हाल है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब्स नहीं हैं। 60% या 50% के आसपास इनके जो मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट और इस टाइप के जो खाना खाने के वो ईटरीज़ हैं, वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि शहरों से वर्कर्स जो बाहर से आकर के काम करते थे, वो सब छोड़ छाड़ के घर जा चुके हैं, उनकी जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं। तो ऐसे में चाइना अपने आप में कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। क्या चाइना अपने आप कोलैप्स कर रहा? तो ऐसा भी नहीं है। चाइना का एक थ्योरी ये कहती है कि द चाइनीज़ नो वेरी वेल कि उनका अभी तक जो बिज़नेस मॉडल था, वो एक तरीके से एक इकोनॉमिक कॉलोनाइज़ेशन किया हुआ था उसका वेस्ट ने। वेस्टर्न कंपनीज़ और उनके इन्वेस्टमेंट्स चाइना में थे, और कौड़ियों के भाव में इनके यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके वो लोग पूरा पैसा, मतलब प्रोडक्ट के रूप में एक्सपोर्ट कर लेते थे अपने यहाँ, और प्रॉफिट्स जो हैं वो वहाँ पे वो लोग मेजर रखते थे। 100 रुपए का वहाँ से जो जूता बनवाते थे चाइना से, उसमें चाइना के लेबर को 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए मिलता होगा। 10-20 रुपए का टैक्स और बाकी रेवेन्यूज चाइना की गवर्नमेंट को मिलता होगा। तो 30-40 रुपए चाइना में बचता था, लेकिन वही जूता ये कंपनीज जो हैं अमेरिका यूरोप में ले जाकर के 1000 और 2000 रुपए का बेचती थी, और उस पे अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी। वो प्रॉफिट उनका वहीं का वहीं रह जाता था। तो चाइना रियलाइज किया कि यार ये तो हमारा शोषण हो रहा है एक इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे पहले गुलाम बना करके डायरेक्ट ये लोग बैठ करके खून चूसते थे, आज इनडायरेक्ट तरीके से चूस रहे हैं। तो अमेरिका चाइना अपनी पूरी इकोनॉमी को क्लोज करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी से इंटरनल कंजम्पशन इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इतने बड़े ड्रास्टिक चेंज के अंदर थोड़ा पेन तो होगा लोगों को भी। दे हैव रियलाइज दैट, और दे आर गोइंग अहेड विद दैट। तो एक थ्योरी ये कहती, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चाइना बर्बाद हो रहा है। वॉट एवर में बी द केस, रियलिटी ये है कि हाँ, दोनों के बीच में कहीं कुछ है। उसको बर्बाद करने के लिए वेस्टर्न पावर्स लगे हुए हैं, ये भी सच है। और कहीं हद तक ये भी सच है कि ये लोग भी अपने पूरी इकोनॉमी को इंटरनल कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, कि जहाँ पे इनके लोगों के अंदर जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट मेड इन चाइना, मेड बाई चाइनीज कंपनीज एंड मेड बाई चाइनीज ब्रांड बने। और जो 1000 रुपए का जूता नाइकी या एडिडास बेचती है, वो कोई चाइनीज कंपनी भले 800 रुपए का बेचे, 700 रुपए का बेचे, वो 600 रुपए का प्रॉफिट कमा के ले आए। ठीक है, तो ये उस मॉडल पे जाना चाहते हैं। तो चाइना अपना उस पूरे रिकन्फिगरेशन में उलझा हुआ है, उसको 10-12 साल लगेंगे, इसमें 5 से 10 साल तो लग ही जाएंगे। तो चाइना की ये कहानी है। अब हम लोग आते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये 24 का इलेक्शन बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशल है। और मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के पहली बार शायद बोला होगा किसी प्राइम मिनिस्टर ने कि अगले इलेक्शन में वो सीट्स कितनी टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला 370 सीट बीजेपी के लिए और 400 एनडीए के लिए। तो ये एक कॉन्फिडेंस भी है, प्लस एक डिक्लेरेशन भी है, क्योंकि 362 सीट्स के आसपास 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, और संविधान संशोधन जैसी चीज़ें करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। मोदी जी ने कहा भी है कि तीसरे टर्म में कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। वो कड़े फैसले बहुत कुछ हो सकते हैं, जिनकी कि बहुत सालों से, पिछले 75 सालों से इस देश को इंतज़ार है, जिसमें कि आपका
जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स है और बहुत सारे चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। माइनॉरिटी को लेकर के जो डेफिनिशंस हैं वो आज तक नहीं है कि किसको माइनॉरिटी माना जाएगा, अल्पसंख्यक कौन होगा। तो उस टाइप की डेफिनिशंस हैं। रिजर्वेशंस को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि आरक्षण का क्लॉज क्या होगा, और इसके अलावा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको लेकर के। तो वो मतलब जो डीकॉलोनाइजेशन की बात नरेंद्र मोदी करते रहते हैं कि, तो उस डीकॉलोनाइजेशन में ये सब आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम्स हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए सिस्टम हैं। तो इन सब को अगर चेंज करना है तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी हुई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं, और बाकी की जो दुनिया है उसके लिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति होगी कि भारत अगर अपने संविधान का बदलाव करके, और जो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये स्पीड ब्रेकर्स बना करके रखे गए थे ताकि भारत एक खुली उड़ान न भर सके, उसके पाँव में कहीं ना कहीं इस टाइप की जंजीरें डाल दी गई थी। जैसे कि एक जुडिशियल सिस्टम है, जो कि एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम बन चुका है कि जहाँ पे कोई जवाबदेही ही नहीं है जुडिशियरी की। एक तरीके से उसको किसी को जवाब नहीं देना है। जजेस को ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा केस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उस पर क्या फैसला कर रहे हैं, क्या टिप्पणी कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई है ही नहीं उनका रिव्यू करने वाला। तो और वो हर उस केस को उठा लेते हैं कि जिससे भारत की प्रोग्रेस या प्रगति या डेवलपमेंट उस पे कहीं एक चोट लगने वाली हो, वो उन प्रोजेक्ट्स को भी लेकर के और जुडिशियल प्रोसेस में और हियरिंग में डाल करके और सालों लटका देते हैं। तो एक जुडिशियल रिव्यू होने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत बड़े परिवर्तन करे जाने की ज़रूरत है। और भारत की जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, सनातन संस्कृति है, इसकी झलक, इसकी इसका असर हमारे संविधान में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये संविधान तो विदेशी संविधान है। इसमें भारत के समाज और संस्कृति को लेकर के कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होना है, और इन सब चीज़ों से ये वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं मोदी को अगर 370 मिल गई तो क्या होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया भर के नाटक तमाशे जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं ये चलते रहेंगे। तो उसमें ही ये किसान आंदोलन का एक श्री गणेश हो गया है। ये खालिस्तानियों को कुदाया जा रहा है, और खालिस्तानियों को बहुत देर से उकसाया जा रहा है, बहुत देर से हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। अब खालिस्तान का कहानी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो 71 में जब बांग्लादेश वाला लड़ाई हुई और बांग्लादेश को अलग कर दिया था, उस वॉर की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि कैसे अमेरिका की तरफ से वो उनका 7वां बेड़ा पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए चल पड़ा था। इंग्लैंड के शिप चल पड़े थे भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में, ये बांग्लादेश वाला मामला रोकने के लिए कि अलग ना कर दे भारत बांग्लादेश को। और उसके बाद रशिया भारत की हेल्प के लिए आया, और इंडिया ने 12-13 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करा के और बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया और स्प्लिट कर दिया। ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए तो एक नुकसान था नहीं था वो भगवान जाने, लेकिन यह भारत की तरफ से अमेरिका के गाल पे एक जोरदार झापड़ था। इतना करारा तमाचा था कि अमेरिका बहुत तिलमिला गया था, कि उसको दुम दबा के भागना पड़ा था। और भारत ने उनके कहने के बावजूद, उनकी धमकियों के बावजूद, उनके दबावों के बावजूद ये काम कर दिया था। तो ऐसी हालत में उस समय पे अमेरिका की CIA ने ये खालिस्तान वाला खेल रचा था कि भारत का एक हिस्सा काट के हम भी अलग करके दिखाएंगे।
और यहाँ से ये खालिस्तान का जन्म होता है। तो हम लोग बोलते तो रहते हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई और खालिस्तानी और ये और वो, असल में अगर इसकी जड़ें देखा जाए तो इसकी जड़ें वहाँ से कनेक्टेड हैं, वेस्ट से। और अभी आपने हाल में देखा होगा तो वो पहले कनाडा ने हल्ला मचाना शुरू किया कि निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया, जो कि एक खालिस्तानी था। और उसके बाद अभी अमेरिका ने हल्ला मचाना शुरू किया कि हमारे यहाँ पन्नू को मारने के लिए साजिश रच रहा है भारत, ऐसा है वैसा है। अब ये खुल के सामने आ गए कि खालिस्तानी हमारे एसेट्स हैं, और खुल के खालिस्तानियों को फंडिंग हो रही, फाइनेंसिंग हो रही, और ये आखिरी दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि खालिस्तान के नाम पे ही कुछ हो जाए भारत में, किसी तरीके से इस इलेक्शन को प्रभावित किया जाए। तो पंजाब में आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की एक कहानी चल रही है, ये उनका आखिरी दांव है। अभी इसमें आग इस आग में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा घी झोंका जाएगा। खून खराबे की ये कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि उस डायरेक्शन में भी ये कहानी ले जाई जाए। और इसको लेकर के बहुत सीरियस इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं, क्योंकि हम लोगों को ये इनपुट्स बहुत समय से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के थ्रू बहुत सारा हथियार और असलहा पंजाब के अंदर ड्रॉप किया गया है ड्रोन्स के थ्रू। अब शायद 10 या 20% ड्रोन्स पकड़े गए होंगे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, लेकिन 80-90% ड्रोन्स तो अपना हथियार गिरा के जा चुके हैं। वो हथियार सही जगहों पे पहुंचे हुए हैं। तो ये मान के चलना कि पंजाब के अंदर खालिस्तानियों ने एक अच्छा खासा हथियारों का जखीरा जमा कर लिया है, ये कोई मतलब एबनॉर्मल बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। और आने वाले कुछ समय के अंदर ये एक बड़ा रूप ले सकता है, विकराल रूप ले सकता है, और ये लोग इसको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि और बाकी इनके जो रिसोर्सेस थे वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गए हैं। जैसे पीएफआई है, पीएफआई का पूरा नेटवर्क और स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक तोड़ दिया है इंडिया ने। ऐसे ही जो एक चर्चेस और मिशनरीज का नेटवर्क था, तो उनकी फॉरेन फंडिंग और उनकी एनजीओज को ब्लैकलिस्ट करके काफ़ी हद तक उसको भी कमज़ोर कर दिया है। तो इनके पास अब इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रांग बचे नहीं है। ऐसे ही नक्सल जो मूवमेंट था, तो नक्सलीज को भी एक कुछ जिलों तक लिमिट करके छोड़ दिया है, उनकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बची नहीं है। और स्पेशली जो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के कोस्टल लाइंस तक पहुंच बना ली थी नक्सलियों ने, तो सी के थ्रू इनको बहुत कुछ इनपुट आ जाता था वहाँ बे ऑफ बंगाल से, हथियार वगैरह। तो वहाँ से इनको समेटते समेटते छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड इस एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में ला करके समेट दिया गया है। तो ये सी से कट ऑफ हो गए हैं। तो जो नक्सली अंदर फंसे हुए हैं उनकी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी बची है। तो ऐसे में इस समय सिर्फ इनके पास एक दांव खालिस्तानियों का बचता है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे है, और वहां से इनको थोड़ी बहुत हेल्प की जा सकती है। किसान आंदोलन एक बहाना है, कोशिश ये लोग करेंगे पूरी तरीके से कि कुछ ना कुछ किया जाए। और इसलिए एक हाई लेवल पे डिस्कशन इस बात का भी चल रहा है कि ज़रूरत पड़ी अगर, और कुछ ऐसा दिखाई देता है कि खालिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं और हिंसा वगैरह की तरफ ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में एक प्रेसिडेंट रूल लगा करके और भगवंत मान सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगा करके एक क्रैकडाउन अक्रॉस पंजाब करके इन खालिस्तानियों को न्यूट्रलाइज करने का स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है। तो 2024 का चुनाव जो है, जैसा मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ भारत का चुनाव नहीं है और सिर्फ हम अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी और भारत, ये दोनों की एक ग्लोबल स्केल पे एक स्टैंडिंग बन चुकी है। हाल में जयशंकर साहब का जो जर्मनी का दौरा हुआ है, उस पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। उसकी भी अगर आप चर्चा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेस्ट जो है इस समय थोड़ा सा परेशान है, टेंशन में है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि भारत का जो एटीट्यूड बदल गया है,
पहले वो भारत के ऊपर आदेश देते थे, आप ये करो, आप ये करो, आपको ये करना पड़ेगा। और उसके लिए भारत को जब मन आता था ये कटघरे में खड़ा करते थे, आपके मानवाधिकारों के इश्यूज़ हैं, आपके ये इश्यूज़ हैं, आपके वो इश्यूज़ हैं, आपके बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ हैं, ये है, वो है। वो तमाम आरोप लगाते रहते थे बैठ के भारत के ऊपर, और उल्टे-सीधे जो समझौते हैं, वो साइन करवा लेते थे भारत से। आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये भारत से कुछ बात करते हैं, भारत की तरफ से भारत का विदेश मंत्री पलट के इनको दो टूक जवाब दे देता है, वो भी पूरी मीडिया और मंच में खड़े होके। तो ये इनको वो महसूस होता है कि यार ये तो आते हैं सीधे थप्पड़ मारते हैं और पहले 2 थप्पड़ मारते हैं फिर बात करते हैं। ये उस टाइप का एक, तो ये शॉक वाली पोज़ीशन में है कि ये इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है। दूसरा, जो एक ग्लोबल साउथ वाला एक फेनोमेना है, उसमें भारत ने ग्लोबल साउथ में अचानक से एक मूवमेंट खड़ा कर दिया, 130 कंट्रीज़ जोड़ दी। अब दुनिया में 190 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 130 कंट्रीज़ भारत के साथ आ गई। तो वो एक राक्षस की तरह दिख रहा है इनको कि ये ग्लोबल साउथ और वो इंडिया, ये मिलकर के एक इतना बड़ा जायंट खड़ा हो गया है इनके सामने। पहले क्या था कि ये सबको अलग-अलग रख के और सबको दबा दबा के, कुचल के और सबको शोषण करते रहते थे इकोनॉमिक लिहाज से। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया का नेतृत्व तो मिल गया है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ जो हैं, वो इंडिया को अपना लीडर मानती हैं और इंडिया इनसे सीधे-सीधे मतलब तू तड़ाक की भाषा में बात करता है। तो इंडिया तो हाथ से निकल ही गया है, इंडिया के पीछे-पीछे ये 130 कंट्रीज़ भी इनके हाथ से निकल गई हैं। तो इनके लिए एक बड़ी बेचैनी और बड़ा एक सदमे वाला समय है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का दोबारा आ जाना इनके लिए कितनी बड़ी एक समस्या होने वाली है। तो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ करेंगे, इनके मीडिया में उल्टी-सीधी खबरें छपेंगी भारत से संबंधित कि भारत में ये खराबी हो गई, वो बुराई हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वहाँ से लेकर के ये किसान आंदोलन, फलाना आंदोलन, ढिकाना आंदोलन, महिलाओं पे अत्याचार, ढूँढ-ढूँढ के निकाल करके ये लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे बोलते हैं, हुई है वही जो राम रचि राका, और राम जी ने 22 जनवरी को जो रच दिया है, वो आप सबने देखा है। और भारत का बच्चा-बच्चा जो है, उसके दिलो-दिमाग में वो तस्वीरें, वो मूर्ति, वो भव्यता, वो सब कुछ ताज़ा है। तो राम जी जो हैं, वो नैया पार लगाने वाले हैं और एक बहुत कठिन चुनाव 2024 का होने वाला है और बहुत आसानी से निकलने वाला है। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।